हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11 चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को देखा जाए तो हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुका है। आज है पार्ट सेकंड की बारी, जिसमें भूकंप व ज्वालामुखियों के वितरण से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो धमाकेदार तरीके से स्टार्ट हो गया है। जल्दी जल्दी सभी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11 चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण पार्ट सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि महासागरों और महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ वह प्रारंभ से अब तक किस प्रकार की जो प्रारंभ से जो अब तक का समय है वो उनमें किन किन चीजों में बदलाव हुआ, उसी चीज को आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं कि भूकंप व ज्वालामुखियों के वितरण के बारे में क्या थी कहानी क्या थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज की भूकंपीय गतिविधियां ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र पर अध्ययन करना है। ठीक है, भूकंपीय गतिविधियां और ज्वालामुखी वितरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु देखेंगे। ठीक है, यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। उपमहाद्वीपीय के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, हम देखेंगे जो भूकंपी ज्वालामुखी का वितरण था तो उसमें क्या देखा हमने भूकंपी ज्वालामुखी वितरण में कि क्या होता है कि जो अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट के लगभग समांतर एक बिंदु देखेंगे। ठीक है, यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ही रेखा में मिल जाती है। आप यह पाएंगे यह बिंदु रेखा मध्य महासागरी कटकों के समरूप है। मध्य महासागरी के कटकों के समरूप है। किसके? मध्य महासागरी कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के मध्य से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरी किनारों के समरूप है। समांतर मध्य महासागरी कटकों के क्षेत्र में भूकंप का उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रांत महासागरी किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुसरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र के होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो हम कहानी पढ़ रहे थे वह किसके बारे में पढ़ रहे थे? रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने फिर से एक बार रीडिंग करते हैं कि भूकंप गतिविधियां और ज्वालामुखी वितरण को हम देखेंगे। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के समांतर एक बिंदु आपने देखा होगा। ठीक है, आगे यह हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्व में अफ्रीका की ओर और दूसरी शाखा म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी तक रेखा तक जाती है और मिल जाती है। आप पाएंगे यह बिंदु रेखा मध्य महासागरी कटक के समरूप है। किसके समरूप है? मध्य महासागरी कटक के समरूप है। ठीक है, किसके समरूप है? मध्य महासागरी कटक के समरूप है। आगे देखते हैं, भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के मध्य से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय कौन से हिमालय? जो अल्पाइन हिमालय है श्रेणियों के और प्रशांत महासागरी किनारों के समरूप है। समांतर महासागरी किनारों के समरूप महासागरी कटकों के क्षेत्र में भूकंप का उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरी किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर स्थित हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुसरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में, किस महासागर में उपस्थित है। तो आप बताएंगे रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में उपस्थित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्या है, प्रशांत महासागर में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया रिंग ऑफ फायर क्या होता है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं सागरी अधस्थल का विस्तार। अब सागरी अधस्थल क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर वर्णन किया, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय जो उपलब्ध नहीं थी, चट्टानों का पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण में विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। क्या देखा गया है, यह देखा गया है मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। ठीक है, महासागरीय कटक जो होते हैं वहां पर ज्वालामुखी उद्गार होना आम बात है। ठीक है, महासागरीय कटक, ठीक है, देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो फिगर चल रहा है, जो फिगर है उसमें आपको महासागरीय कटक दर्शाया गया है। तो देखिए किस प्रकार से महासागरीय कटक होता है, जिसके कारण जो ज्वालामुखी उद्गार का है होता है वह बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये है महासागरीय कटक, किस प्रकार से ज्वालामुखी के उद्गार के लिए बहुत ही आसान संरचना बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, अध्ययनों की चट्टानों का पूरा चुंबकीय अध्ययन व महासागरीय तल के मानचित्रण में विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। पहला, यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। यानी मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। ठीक है, और ये उद्गार क्षेत्र इस बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। और जो ऐसे क्षेत्र पर जो ज्वालामुखी होते हैं वो बड़ी मात्रा में क्या निकालते हैं, लावा निकालते हैं, जो बड़ी मात्रा में आसपास फैल जाता है। ठीक है, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाए जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। तो ये देखिए, ये है महासागरीय कटक और इसके अगल बगल जो चट्टानें पाई जाएंगी, इसके अगल बगल जो चट्टानें हैं उनमें जो क्वालिटी होती है, जो निर्माण का समय होता है, जो संरचना होती है, जो चुंबकीय गुण होते हैं, वो सब समान होते हैं। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में समान चुंबकत्व ध्रुवण में पाई जाती है। यानी जो महासागरीय कटकों के समीप चट्टानें होती हैं उनमें जो चुंबकत्व का गुण होता है वह कैसा होता है, सामान्य होता है, तथा ये चट्टानें नवीनतम होती हैं। अब ये जो चट्टानें बनती हैं, महासागरीय कटक के जो आसपास चट्टानें बनती हैं, ये कैसी चट्टानें होती हैं, यह नवीनतम चट्टानें होती हैं। ठीक है, महासागरीय कटकों के समीप चट्टानों का चुंबकत्व ध्रुवण भी पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम होती हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक होती है। यानी जो कटक के शीर्ष होंगे, यहाँ पे जो चट्टान होगी और यहाँ पे जो चट्टान होगी, उनके जो आयु होगा उनमें डिफरेंस होगा। ठीक है, उनमें जो आयु होगी वह उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु अधिक होगी। महासागरीय परपटी के जो महासागरीय परपटी की चट्टानें होती हैं, महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई होती हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं। तो जो महासागरीय चट्टानें हैं वह कहीं पर भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर होते हैं। अब जो गहरी खाइयां बन जाती हैं यहाँ पर, वहाँ पर जो भूकंप के उद्गम होते हैं वह अधिक गहराई पर होते हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के जो क्षेत्र में भूकंप जो उद्गम केंद्र होता है वह कम गहराई पर होता है। इस तथ्यों में
इन तथ्यों को और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ चट्टानों में चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की। किसने? हेस ने कब प्रस्तुत की? 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की। परिकल्पना क्या थी? देखते हैं। जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो था वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वह हेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब? 1961 में प्रस्तुत किया गया। तो महासागरीय जो सागरीय अधस्थल विस्तार है वह हेस के द्वारा 1961 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेस के अनुसार महासागरीय कटक के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ है और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी के दोनों तरफ धकेल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये है हमारा महासागरीय भूपटल, ये महाद्वीपीय भूपटल, ये हमारा स्थल मंडल हो गया। ठीक है, और ये ऊपरी प्रवार हो गया। तो आप देखें कि महासागरीय परपटी को दोनों तरफ महासागरीय अधिस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस महासागरीय परपटी के छेपड़ की बात कही है। क्या कही है? हेस ने महासागरीय परपटी के छेपड़ की बात कही है। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। सागरीय विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसमें चित्र क्रमांक 4.3 को देखिए, जिसमें सागरीय तल के विस्तार की मूलभूत कल्पना को समझाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनी की क्रिया को। प्लेट विवर्तनी की क्रिया क्या है? प्लेट विवर्तनी की क्रिया को समझते हैं। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों ने महाद्वीपीय महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा की। ठीक है, सन 1967 में 1967 में कब? 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की। किसने? मैकेंजी, पार्कर, मोर्गन ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? प्लेट विवर्तनी, प्लेट टेक्टोनिक की जो अवधारणा थी वह प्रस्तुत किया। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनी की कहानी समझते हैं। 3 वैज्ञानिक थे, कौन से? मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन। 1967 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर यानी मिलाकर एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिक कहा गया। यह विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फीयर प्लेट भी कहा जाता है, यह जो विवर्तनिक प्लेट होती है इसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर प्लेट भी कहते हैं। इसे लिथोस्फीयर प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडल से मिलकर बना है। जो कैसे बना है? महासागरीय और महाद्वीपीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। कैसे बना? महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। ये प्लेट दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर के एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ये प्लेट कैसे हैं? दुर्बल मंडल स्टेनोस्फीयर पर एक इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में, यानी इस प्रकार की अवस्था में। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था जो होती है उसे क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मंडल को सम्मिलित किया गया है। जो स्थल मंडल होता है, तो हमने चैप्टर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि स्थल मंडल में जो भू परपटी होती है, फिर मेंटल होता है और फिर कोर होता है। तो स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को समन्वित रूप से शामिल किया गया है। तो स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्थल मंडल में परपटी आ जाती है और मेंटल का ऊपरी भाग आता है। ठीक है,
जिसकी मोटाई महासागर से 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरण के लिए समझा जाए, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा गया है। जो प्रशांत महासागर का प्लेट है, प्रशांत सागर का प्लेट है, उसे क्या कहा गया है? उसे महासागरीय प्लेट कहा गया है, जबकि यूरेशियन प्लेट जो है उसे महाद्वीपीय प्लेट कहा गया है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कह सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंधित हो। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर प्रशांत महासागर पर स्थित होगा तो उसे प्रशांत महासागर प्लेट को महासागरीय प्लेट कहेंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि यूरेशियन प्लेट जो है वो स्थल मंडल में स्थित होने कारण उसे महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटे प्लेटों में विभक्त है। अब प्लेट के बारे में समझते हैं। तो स्थल मंडल जो है हमारा पृथ्वी का स्थल मंडल है वो 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटे विशेष प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन प्लेटों को समेकित करते हैं। प्लेट जो कुछ प्लेटें इस प्रकार हैं। आर्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट को शामिल किया गया है। तो कौन से प्लेट है? सबसे पहला आएगा अंटार्कटिक प्लेट आएगा। ठीक है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका वाला प्लेट आएगा। कौन सा? ये उत्तरी अमेरिका का प्लेट, जिसमें पश्चिम अटलांटिक मतलब अटलांटिक ये हो गया और उसके पश्चिम का भाग ये हो गया, तो पश्चिम अटलांटिक का भाग ये हो गया। ठीक है, उत्तर अमेरिका का पश्चिम अटलांटिक तल सम्मिलित होता है। दक्षिण अमेरिका के प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका प्लेट व कैरिबियन द्वीप इस सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिण अमेरिकी प्लेट ये है साउथ अमेरिका प्लेट, पश्चिम अटलांटिक तल समेत उत्तर अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। ठीक है, उत्तर अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन जो द्वीप है इसे पृथक करता है। अब बात करते हैं तीसरा, प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट इस हिस्से में आएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट वो इस साइड पे आएगा। अफ्रीकी प्लेट जिसे पूर्व अटलांटिक तल शामिल है। अफ्रीकी प्लेट में ये हो गया साउथ अफ्रीका, इसमें पूर्व अटलांटिक हो गया, उसके पूर्व का हिस्सा जो है वो इस प्लेट में शामिल होगा। यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्व अटलांटिक महासागरीय तल को सम्मिलित किया गया है। पूर्व अटलांटिक महासागरीय तल को जिसमें सम्मिलित किया गया है उसे क्या कहते हैं? उसे यूरेशियाई प्लेट कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं, जिसमें महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें कौन सी हैं? पहला, कोकस प्लेट यह मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। जो कोकस प्लेट है वो अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। कोकस प्लेट अमेरिका और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। तीसरी बात करते हैं अरेबियन प्लेट। इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय का भूभाग सम्मिलित होता है। अरेबियन प्लेट में कौन सम्मिलित होता है? अरेबियन प्लेट में अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित होता है। फिलिपीनी प्लेट में क्या आता है? यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। ये हो गया एशिया महाद्वीप और ये हो गया प्रशांत महासागर के बीच स्थित, क्या कहते हैं इसे? फिलिपीनी प्लेट कहते हैं। कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपीनियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपीनियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेनेगर की संकल्पना की केवल महाद्वीपीय गतिमान है, सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है।
यह एक निर्वात तथ्य है। भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं और भविष्य में यह गतिमान रहेंगी। विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में फिगर ओपन कर लीजिए और उसको देख लीजिए, चित्र क्रमांक 4.4 उसको देख लीजिए, दर्शाया गया है। वेनगर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों को मिलाकर बना एक सुपर महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे पैंजिया कहा गया था। तो हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है, पैंजिया के बारे में, किस प्रकार से एक बड़ा भूखंड का भाग पैंजिया था जो बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर आज महाद्वीपीय के रूप में हमारी पृथ्वी पर स्थित है। ठीक है, पैंजिया को हमने पढ़ चुका है। तो यद्यपि बाद की खोजों से यह स्पष्ट किया गया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपों खंडों में अभिसरण से बना था जो कभी एक या कभी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भू कालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंडों की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीपीय की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप की अधिकांश जो भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थित नागपुर क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण पर आंकी गई है। ठीक है, किसके आधार पर? जो भारत में स्थित नागपुर है वहाँ की जो चट्टानें होती हैं उनके आधार पर इनको आंका गया है। आगे बढ़ते हैं। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्लेट की सीमाएं बनती हैं। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। समझते हैं कौन कौन सी प्लेटें हैं। पहला प्लेट है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा, जब 2 प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी, तो देखिए किस प्रकार से यह एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी और नई परपट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गई और यहाँ पर ये जो नई परपट्टी थी इसका निर्माण हुआ। ठीक है, वह स्थान जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं इन्हें प्रसारी स्थान कहा जाता है। तो जो ये स्थान है बीच वाला, इसे क्या कहेंगे? प्रसारी स्थान कहेंगे। आप अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट अलग अलग हो रही हैं। तो ये सबसे अच्छा अपसारी प्लेट का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा क्या होती है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। देखिए ये एक प्लेट हो गई और ये प्लेट ये हो गई, ये प्लेट इसके नीचे घुस रही है। ठीक है, नीचे धंस रही है और जहाँ भूपरपट्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा कहलाती है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है यानी ये वाला स्थान, इसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार का होता है। महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महासागरों के बीच होता है और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होता है। तो जो अभिसरण की क्रिया होती है वह 3 प्रकार से हो सकती है। महासागरीय और महाद्वीपों के बीच, ये देखिए महासागर और महाद्वीप के बीच हो रहा है। महासागरीय 2 महासागरों के बीच, अगर 2 महासागर हैं तो उनके बीच भी होगा। 2 महाद्वीप, अगर 2 महाद्वीप हैं तो उनके बीच भी यह अभिसरण सीमा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूपांतरण सीमा की। रूपांतरण सीमा क्या होता है? जहाँ ना तो नई परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही परपट्टी का विनाश होता है। देखिए ना ही यहाँ पे डैमेज हो रहा है, ना ही कुछ चीज़ नई बन रही है। ठीक है, लेकिन उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? इसे रूपांतरण सीमा कहेंगे। इसका कारण ये है कि इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। देखिए किस प्रकार से ये जो पार्ट है यह आगे की तरफ जा रहा है, ये पार्ट आगे की तरफ जा रहा है और ये पार्ट इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट खिसक रही हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में सरक जाती हैं। रूपांतरण भ्रंश 2 प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं जो समांतर मध्य महासागरीय कटकों में लंबवत स्थित होते हैं। क्योंकि कटकों के सिर पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष पर दूसरी प्लेट के हिस्से भी विभिन्न प्रकार की गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूमने का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है इसके बारे में हम देखेंगे।
तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सारी चीज़ें आपको कितनी समझ में आ रही है हमें कमेंट सेक्शन ज़रूर बताया करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हम ला रहे हैं आपके लिए जो धमाकेदार तरीके से आपको प्रस्तुत की जा रही हैं। तो वीडियो का लाभ उठाइए, वीडियो को पढ़िए, अच्छे से समझिए सब चीज़ों को। एक बार क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को रिवीजन कर लीजिए। महारत सारणी और महाद्वीपीय के बारे में पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए। अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है उसको देख लीजिए एंड पार्ट सेकंड को कंप्लीट करिए। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए रिवीजन करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।